दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत एक एक लेक्चर पर आपसे चर्चा किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल किसी ने फोन किया कि भैया आप दो ही जो है सब्जेक्ट का लेक्चर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिन्होंने पेड कोर्स लिया है और उनके समक्ष दो ही सब्जेक्ट के वीडियोस और जो हैंड रिटन नोट्स है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एजुकेशन फर्स्ट पेपर और एजुकेशन सेकंड पेपर पर वीडियोस आपके समक्ष इस वजह से ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि इस एजुकेशन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में मैटर आपके लिए कुछ ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि इसका पेपर आपके लिए 50 नंबर का होता है, इस वजह से मेरी कुछ ऐसी कोशिश है कि यह चीजें बीच में कुछ ले चलकर जो है कुछ दिन के लिए रोका जाए, ठीक है। रोकने का कारण यह है कि यह चीजें जब जो बीच में लेके पहुंचेंगे तो जो पीछे सब्जेक्ट आपके छूट रहे हैं उसे भी कवर किया जाएगा। जैसे जो 25 नंबर के आपके पेपर होते हैं उसमें ज्यादा लेक्चर आपके लिए नहीं है, बहुत ज्यादा से ज्यादा हम अगर कहें आपसे 10 लेक्चर 25 नंबर वाले पेपर में होते हैं, इससे ज्यादा आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उसी 10 लेक्चर में सारी किताबों को समाहित कर दिया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एजुकेशन सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर और सामाजिक अध्ययन जो है इस पे जो है आपको विस्तृत रूप से बताया जा रहा है, क्योंकि भैया आपके 50 नंबर के होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा विस्तार से ले चला जा रहा है, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लिखा गया है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत एजुकेशन सेकंड पेपर। आज का जो वीडियोज आपके समक्ष जा रहा है एजुकेशन सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, जो कि आपके चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत आपके बीच में हो रही है, जिसका नाम है शिक्षण के आधारभूत कौशल मींस फंडामेंटल स्किल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। यह चैप्टर का नाम है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने इस चैप्टर से परिचित होंगे। अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जिन्होंने पेड कोर्स लिया है और जिन्होंने नहीं लिया है सबके लिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको पेड कोर्स संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं बिल्कुल बेधड़क। 94 52 33 10 53 पर आप बेधड़क अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। समय रहते हुए अगर आप मैसेज व्हाट्सएप पर डाल देते हैं तो आप सभी के मैसेज का रिप्लाई जरूर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा है। देखिए लिखा गया है सभी सब्जेक्ट की हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र 150 रुपए में। जितने भी सब्जेक्ट, चाहे आपका हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान हो, एजुकेशन फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर हो, कंप्यूटर हो, सारे सब्जेक्ट की हस्तलिखित नोट्स बिल्कुल शार्ट रूप से प्रथम सेमेस्टर को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। अगर आपको उस नोट्स की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल बेधड़क यहां ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डायरेक्टली वहां पर जाकर आप एक मामूली सी शुल्क को पेमेंट करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। हम निवेदन आपसे करेंगे कि आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पा रहा है, फीडबैक अपना अवश्य दें कि हमारे द्वारा दी गई चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। चलिए हम आपको सीधे तौर पर लेके चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां से सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आती हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां से बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं आज की इस वीडियो से हम आपके चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का नाम आपके समक्ष लिखा गया है शिक्षण के आधारभूत कौशल फंडामेंटल स्किल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। अच्छा, इसके चैप्टर शुरू करने से पहले मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इस PDF की ज़रूरत आप सभी को पड़ रही है तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर जाकर आप मामूली से शुल्क 150 रुपये का पेमेंट करके जितने भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं सभी सब्जेक्ट की हैंड रिटन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल 150 रुपये में, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही अभी बता चुके हैं। लेकिन देखिए सबसे उस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले टॉपिक आपके बीच में आती है शिक्षण कौशल, यानी आपका शिक्षण के आधारभूत कौशल में सबसे पहला टॉपिक आता है शिक्षण कौशल, ठीक है।
जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक शिक्षक कक्षा में जाता है और शिक्षण कार्य करता है। इस समय वह जो भी व्यवहार करता है उस शिक्षक का व्यवहार ही शिक्षण कौशल कहलाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए शिक्षण कौशल हम किसे कहते हैं, तो जैसे अगर आप एक भविष्य के भावी शिक्षक हैं, आप किसी क्लास में एंटर किए हैं, आपकी उस क्लास में आपकी जो है सहानुभूति, यानी अगर देखा जाए आपका व्यवहार किस प्रकार से रहा है, वही आपका शिक्षण कौशल कहलाता है। ठीक है, शिक्षण कौशल देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आपके जो इस प्रशिक्षण के दौरान भी आपका टीचिंग डेवलपमेंट कराया जाएगा, शिक्षण कौशल कराया जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ पर खुद ब खुद कराई जाएंगी। इस वजह से आप अभी से ये सब सारी चीज़ें जानते रहें। ठीक है, चलिए यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि शिक्षण कौशल समान व्यवहारों का समूह है तथा विभिन्न कौशल मिलकर बना है। विभिन्न कौशल मिलकर बना है। शिक्षण कौशल ही किसी शिक्षक के उत्तम शिक्षण और अनुपयुक्त शिक्षण का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे आप, एक शिक्षण कौशल समान व्यवहारों का समूह है तथा विभिन्न शिक्षण कौशल मिलकर बना है। यानी जो शिक्षण कौशल है वह विभिन्न शिक्षण कौशलों से मिलकर बना है। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है शिक्षण कौशल ही किसी शिक्षक के उत्तम शिक्षण और अनुपयुक्त शिक्षण का निर्माण करते हैं। यानी आपसे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हमने कहा है आप कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। ठीक है, बिल्कुल अगर यह चीज़ आप अपनी भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आप वही सेम याद करके रट्टू तोता मारकर रट्टू तोता बन जाइए, आप वही चीज़ें लिख दीजिए परीक्षा में, नहीं, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, अगर आप करने में सक्षम हैं तो कर सकते हैं, बहरहाल हम मना नहीं कर रहे हैं, चीज़ें बिल्कुल 100% सत्य लिखी गई हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है, देखिए एक शिक्षक किसी कक्षा में जाता है, ठीक है, यही चीज़ें आप अपने भाषा में लिखिए। कोई शिक्षक है अगर वह किसी कक्षा में जाता है, ठीक है, शिक्षण कार्य करता है, अपने उस 1 घंटे जो भी उसका क्लास होता है शिक्षण कार्य करता है, इस समय वह जो भी व्यवहार बच्चों के समक्ष पेश करता है वही उसका व्यवहार जो है वो शिक्षण कौशल कहलाता है। यह चीज़ें आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो हमें लगता है और बेहतर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि शिक्षण कौशल आप समझ गए हैं। शिक्षण कौशल की कुछ परिभाषा आपके बीच में आ रही है। देखिए क्लार्क महोदय, देखिए यह परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमने एक परिभाषा को सिर्फ लिया है जो पिछले कई वर्षों से पूछी जा रही है। इस वजह से अगर देखा जाए शिक्षण कौशल की बहुत सारी परिभाषाएं आपकी बुकों में दी गई है, लेकिन सारी परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में पूछी जाती है, वही चीजें इस वीडियो में समाहित किया जा रहा है। ठीक है, क्लार्क महोदय कह रहे हैं शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किया जाए। ठीक है, यानी शिक्षण कौशल से जाहिर सी बात है कि आप किसी भी बच्चों के बिहेव में किसी भी बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, अब उसके नीचे आता है पाठ प्रस्तावना कौशल। जब भी आप जब प्राथमिक विद्यालय में टीचिंग करने जाएंगे तो वहाँ आपको टीचिंग के लिए कुछ मटेरियल बनाने पड़ते हैं। ठीक है, यानी पाठ प्रस्तावना आपको बनाना पड़ता है, पाठ योजना जिसे हम कह सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बनाना पड़ता है। तो सबसे पहला उसमें आता है पाठ प्रस्तावना। हम किसे कहते हैं? प्रस्तावना का अर्थ मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा जा रहा है प्रस्तावना अंग्रेजी के इंट्रोडक्ट का हिंदी रूपांतरण है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो आप बताएंगे इंट्रोडक्ट का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अभिप्राय होता है परिचय करना, अर्थात छात्रों द्वारा अंग्रेजी के पूर्व ज्ञान का परिचय करके छात्रों को पाठ्यवस्तु शीर्षक से परिचय कराना। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि जो काम आराम से ठीक आरंभ में अच्छा हो वह मान लिया जाता है कि वह काम जो है वह काम आपका अच्छा ही होगा। ठीक है, यानी आरंभ में जो आपका काम अच्छा है आपका आधा बन गया। यानी अगर देखा जाए जैसे आज के समय में देखा जा रहा है कि कोई भी इंसान अगर कोई काम शुरुआत में अच्छा कर रहा है तो वह उम्मीद की जा सकती है कि उसका जो आधा काम बन गया है। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है प्रस्तावना प्रशिक्षण का प्रथम बिंदु है जिस पर अध्यापक की शिक्षण की सफलता व असफलता निर्भर करती है। बिल्कुल, प्रस्तावना कोई जब भी आप अपने विद्यालय में जाएंगे, यानी आप जिस विद्यालय में टीचिंग करने जाएंगे, तो सबसे पहला ध्येय आपका होना चाहिए कि हम पहले पाठ प्रस्तावना को बना कर जाएं, यानी हमें उस कक्षा में जाकर क्या चीज़ें पढ़ाना है। अगर आपको यही चीज़ें नहीं पता लगा, आप जा रहे हैं हिंदी पढ़ाने के मूड में और पढ़ाने लगे संस्कृत, तो सारी चीज़ें वहाँ पर ढंड मंड हो जाती। इस वजह से कभी भी
आप जब भी टीचिंग करने जाएं तो एक पाठ योजना बनाकर जाएं, पहले से आप यह दिमाग में अपने बैठा कर जाएं कि भैया हमें आपकी क्लास में घुसते ही सबसे पहला बिहेव यही करना है और यही सब्जेक्ट हमको पढ़ाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो टीचिंग है वह और बेहतर होता हुआ चला जाएगा। आगे आप देख पा रहे हैं प्रस्तावना का प्रयोग क्यों और कैसे, ठीक है। यानी जो आपका प्रस्तावना है इसका प्रयोग कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। देखिए प्रस्तावना प्रश्न छात्रों के नवीन विषय पढ़ने को तैयार करने, ध्यान केंद्रित करने, छात्रों को अधिगम के लिए तैयार करने, पाठ के पूर्व ज्ञान को जानने तथा नवीन पाठ्यवस्तु को जोड़ने में प्रस्तावना का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ सारी चीजें दी गई हैं, आप प्रयोग इसका कहाँ कहाँ करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछने, ठीक है। प्रस्तावना जो है प्रश्न छात्रों के नवीन विषय को पढ़ने के लिए तैयार करने, यानी अगर आप प्रस्तावना किसी चीज़ की तैयार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप विभिन्न तरह की जानकारी एकत्र करना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है पढ़ने को तैयार करने, ध्यान केंद्रित करने, आप ध्यान से उसे सोचेंगे हमें किसी प्रश्न का निर्माण कैसे करना है। छात्रों को अधिगम करने, जब आप किसी प्रश्न को खोजेंगे तो जाहिर सी बात है उस उत्तर को भी आप खोजने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और पाठ के पूर्व ज्ञान को जानने, ठीक है। पाठ के पूर्व, उसके पूर्व पाठ के पूर्व, कोई पाठ आप जब शुरू करने जा रहे हैं तो उसके पहले आप सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे इस पाठ में क्या कुछ कैसे है, ठीक है। नवीन पाठ्यवस्तु को जोड़ने, यानी ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगला आपसे कहा जा रहा है प्रस्तावना का प्रयोग पाठ के आरंभ में शिक्षक के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल हमने आपसे बताया कि प्रस्तावना का प्रयोग सर्वप्रथम शिक्षक के द्वारा किया जाता है, यानी जब भी शिक्षक कोई क्लास में जाता है तो वह अपनी पाठ्य योजना बनाकर जाता है, हमें इस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। आगे प्रस्तावना जो है उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल आप जब भी पाठ प्रस्तावना का निर्माण करवा रहे हैं तो छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम चाहे जो मन कहे प्रस्तावना बना दें, ये गलत है, ठीक है। जब भी कोई छात्र पढ़ रहा है अगर वह चीज़ें उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित हैं और वो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बच्चों के दिमाग में सेट होती हुई चली जाती हैं। आगे लिखा जा रहा है प्रस्तावना शिक्षक को उत्साह एवं पूर्ण जागृति के साथ करनी चाहिए। कहा जा रहा है प्रस्तावना शिक्षक को उत्साह, पता लगा आप क्लास में गए हैं, ठीक है, और आप क्लास में गए हैं, आप पहलवे मरे हुए के समान हैं, है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मजा नहीं है, बच्चों से प्रश्न पूछते जा रहे हैं, वह पढ़ाई का तरीका नहीं होता। आप हमेशा जब भी क्लास में एंटर करें, ठीक है, तो आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी होनी चाहिए, आपके पास जोश होना चाहिए कि हम बच्चों को अगर पढ़ाने के लिए आए तो जोश खरोश के साथ पढ़ाएं, ठीक है। अगर इस तरह का बिहेव करते हैं ये प्रस्तावना के लक्षण के तहत आता है। तीसरा कहा जा रहा है नवीन शिक्षण विषय वस्तु तथा पूर्व ज्ञान में संबंध स्थापित करने में, यानी नवीन शिक्षण वस्तु, नई शिक्षण आप और पूर्व ज्ञान के संबंध स्थापित करने में प्रस्तावना का प्रयोग किया जाता है। आगे आपसे कहा जा रहा है प्रस्तावना कौशल को प्रयोग में ध्यान रखने वाली बातें, ठीक है, यानी जब आप प्रस्तावना कौशल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें किस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। आप ध्यान रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि और बेहतर होता है। जिसमें पहला आपसे कहा जा रहा है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर उसके आधार पर ही प्रस्तावना के प्रश्न बनाना चाहिए। बिल्कुल यह चीज़ें आपने पहले भी जाना कि अगर प्रस्तावना का निर्माण कर रहे हैं तो पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान, यानी बच्चों को उसके स्तर का पता लगा लीजिए कि बच्चे कितना अभी तक सीख पाए हैं, तो उसके बाद ही आप प्रस्तावना के प्रश्न का निर्माण करें, ठीक है। अगला आपसे 2 नंबर में कहा जा रहा है प्रस्तावना के सभी कथनों की तारतम्यता होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम एक प्रश्न कहीं से बना ले रहे हैं, एक प्रश्न कहीं से, सभी जितने भी प्रश्न प्रस्तावना के बन रहे हैं एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए आपके बनने चाहिए। 3 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रस्तावना की अवधि विस्तार समुचित होना चाहिए, न अधिक न बड़ा। बिल्कुल अगर देखा जाए प्रस्तावना ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना आपका 1 घंटे 2 घंटे का होना चाहिए। प्रस्तावना का अवधि जो है वो एक समुचित होना चाहिए, यानी यहाँ देख पा रहे हैं 3 से 4 मिनट 3 से 4 मिनट तथा 3 या 4 प्रश्नों के निकालने चाहिए। बिल्कुल 3 से 4 मिनट में आपसे 3 से 4 प्रश्नों की प्रस्तावना निकालनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, उस लिंक पर विजिट करें और मामूली से शुल्क को पे करें, तत्काल इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।